नमस्कार, मैं रोहिणी पुलिस टाइम न्यूज की खास मुलाकात में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। शब्दों की दुनिया के सच्चे मुसाफिर, कागज पे उतारे जज्बात की चादर, हर लफ्ज में गहराई, हर बात में असर, ऐसे है प्रणय जी शब्दों के शायर। शायरी के बाद आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज की मुलाकात ऐसे शख्सियत से है, वो शायर, राइटर, और इतना ही नहीं कितने गाने उन्होंने लिखकर और कितनी शायरियां कर कितने लोगों के दिलों को उन्होंने जीत लिया है। और ये सब उनकी हम लोग ही मशहूर नहीं है, वो हमारे तक ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपने बॉलीवुड के दिग्गज जैसे कि देखा जाए आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे, ये लोग भी उनके दीवाने हैं उनकी शायरियों के। और ऐसे कितने लोग हैं उनकी शायरियों को अपने महफिल में सजाते हैं, उनके शब्दों को वो सराहते हैं। तो ऐसी शख्सियत जो आज हमारे साथ है, वक्त का ध्यान में रखते हुए कलम की स्याही से रोशन जहां है, कलम की स्याही से रोशन जहां है, हर लफ्ज में बसी एक नई दास्तान है, शब्दों के जादूगर, एहसासों के सौदागर। सुनो दोस्तों, शब्दों के जादूगर, एहसासों के सौदागर, आइए मिलते हैं प्रणय सतलज से आज हम यार। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे दर्शकों के सामने स्वागत करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद का परिचय और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो मेरा मातृ वतन जो है यही नागपुर है, लेकिन फिलहाल तो मैं जो नागपुर और बॉम्बे दोनों जगह रहता हूँ। मेरा असल नाम जो है प्रणय कुबरागड़े है, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब, इन्होंने मैं शायरी में जो मक्ता इस्तेमाल करता हूँ उर्दू में सतलज नागपुरी, तो सतलज ये मेरे उस्ताद ने दिया हुआ नाम है, और इस वजह से ही प्रणय सतलज इस नाम से मैं शायरी करता हूँ। और मेरा प्रॉपर जो है हिंगनघाट से है, और हिंगनघाट ये तो आर्टिस्टों की भूमि है, और जिससे काफी आर्टिस्ट निकले हैं। जैसे पहला नाम तो मैं बोलूंगा जानी बाबू, जो बहुत मशहूर और मारूफ फनकार, पूरे वर्ल्ड वाइड जिनकी कव्वालियाँ फेमस है। जानी बाबू हमारे शहर के है, वैशाली माने हमारे शहर के है, सुनील पाल हमारे शहर के है। उसमें एक बड़ा नाम और जो है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सरवर जानी साहब जी, जिनकी वजह से मैं आज जिस भी मकाम पे, वो सरवर चचा की वजह से मैं उनको सरवर चचा कहता था। सरवर जानी साहब को बहुत मेहनत रही है मेरे पीछे, और अभी फिलहाल तो नागपुर में। अच्छा, और सर जैसे कि अभी आपकी जर्नी एक छोटे से हिंगनघाट, जैसे हम बोलते कि एक छोटा सा गांव है हिंगनघाट, लेकिन वहां से जो आपने ये शुरुआत की है, लेकिन ये जो प्रेरणा जो होती है इस, जैसे कि अभी आपको तो शायर के नाम से ही जानते हैं, उस्ताद के नाम से जानते हैं, एक अलग आपने तो पहचान दी है, लेकिन जो ये लेखनी की जो यात्रा की शुरुआत आपकी रही है, इसके लिए जो आपने पहला गाना या शायरी जो लिखी होगी उसका एक अनुभव हमें बताइए सर। ये लाइफ में पहला सवाल है मेरा, क्योंकि ऐसा सवाल ये और मुझे बताने के लिए भी बड़ी खुशी होगी। मेरी अभी फिलहाल उम्र जो है 28 है, और मैं 14-15 साल की उम्र से शायरी कर रहा हूँ। और मुझे अभी मेरे जहन में याद तो मेरे जहन में तो नहीं है कि मैंने पहला मिसरा या शेर कौन सा कहा था, लेकिन इतना तो याद है कि मैं 8-9 में था, तब से मैं शायरी कर रहा हूँ। और मैंने पहला जो गाना लिखा था वो दीक्षा भूमि पर लिखा था, और ये एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने पहला गाना गाया था, और वो गाना भी अच्छा रिस्पॉन्स किया था। और ये यानी शुरुआत जो है मैं स्कूल टाइम से, मेरे को पहले से जो है शायरी में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन मैं पहले से ये सोचता था कि मैं शायरी करूंगा, लेकिन कायदे की शायरी करूंगा। और फिर मैं हिंगनघाट में रहता था, तो फिर जिनका जिक्र मैंने अभी किया है सरवर जानी साहब, तो सरवर जानी साहब मेरे शहर में रहते थे। तो एक दिन मैं उनके पास कागज लेके गया, और उनको कागज लेके जाने के बाद मैं उनको बोला कि सर मैं शायरी करता हूँ, और मैं गाना लिख के लाया हूँ। तो उन्होंने जो कागज बोले, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अच्छे घर से हो, तुम शायरी वाली मत करो, अच्छे पढ़े लिखो। तो वो मेरे जहन में काफी बात लगी। तो उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन के लिए नंदुरबार गया। नंदुरबार में फिर मैं 1 साल रहा। उसके बाद में फिर नागपुर आया। नागपुर आने के बाद में जो है यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी। उसके बाद में यहाँ के एक लोकल शायर है, वो भी बड़े मशहूर शायर है, कीर्तनंद गजबी है, उनके साथ में कुछ दिन रहा, कुछ साल रहा मैं। उसके बाद में फिर सरवर चचा मेरे को मोमिनपुरा लेके गए। वहाँ मेरी पहचान मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी, इनके साथ में उन्होंने फिर जो मेरे पीछे मेहनत की है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे सफर शुरू हो गया। फिर उर्दू कव्वालियाँ, मराठी कव्वाली, और फिर अभी प्राइवेट एल्बम, और अभी फिल्म तक अभी सफर है।
बहुत अच्छा सर, लेकिन एक मैंने आपके बातों में सुना कि एक अच्छे घर से रहते हुए तू क्यों शायरी करेगा और तू क्यों कर सकता है, यानी तू नहीं कर सकता। ये जब बात आई, उस बात को 8th स्टैंडर्ड में रहते हुए फिर आपको कैसे लगा कि नहीं मैं शायरी कर सकता हूँ? ये कब आपको लगा कि मैं शायरी कर सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो है जितना अनुभव मुझे इतने सालों में आया है, शायरी करने के लिए अच्छे घर से आना जरूरी नहीं, अच्छे विचारों की जरूरत है। तुम्हारे पास जब अच्छी सोच है, अच्छा तसव्वुर है, अच्छा ख्याल है, तब आप शायरी कर सकते हैं। और शायरी टाइम मांगती है, कुर्बानी मांगती है। इसके लिए जो तैयार होगा तो शायरी फिर उसको अदा होगी। तो जैसे कि अभी कोई गाना या फिर शायरी आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे कोई भावना या फिर कोई कहानी या फिर कोई संगीत? हाँ, अभी शायरी करने के अलग अलग तरीके हैं। अभी मैं कमर्शियल शायरी जब करता हूँ तो मुझे ये बात के मद्देनजर रखना पड़ता है कि मैं जो शायरी कर रहा हूँ वो आम पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। ऑटो रिक्शा वाले, गुपचुप वाले, ऑटो वाले, ये सब लोग हमारे गाने सुनते हैं सबसे ज्यादा। बाकी क्रीम क्लास जो है उनको तो टाइम ही मिलता नहीं है, लेकिन वो सुनने की, उनके म्यूजिक सुनने का जॉनर कुछ अलग है। लेकिन हम जिस ऑडियंस को, जो ऑडियंस जो है हमें मोहब्बत करती है, हम सबसे पहले उनको सोचते कि ये गाना अगर कहा तो ये मेरा तो फार्मूला सीधा एक ऐसा है मैडम, मैं गाना जो कोई भी अगर टोकर खोलूं तो ये सोचता हूँ कि ये गाना लिखने के बाद हर किसी को ये लगे यार ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मेरा गाना है, तो ये मेरे दिल का ख्याल है। तब वो लोग जब अपना गाना लोगों को लगता है तब वो गाना भी मशहूर होता है। और मैं तो सबसे पहले तो ऑडियंस को मद्देनजर रखता हूँ, बाकी फिर सब सेकेंडरी। ये तो आपकी बात हो गई जो आपके खुद के लिए जो प्रेरणा देती है और आपने एक शुरुआत जो की थी उसके लिए। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे रहेंगे सर, कि जैसे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप गए, जो आपकी लिखावट है, लेकिन आपकी लिखावट हर किसी को पसंद है ऐसा कभी नहीं होता ना। लेकिन जो आप लिखते हो तो ऐसे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रहे हैं, उनको आपने अगर दिखाया और उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता या फिर इसको कुछ अलग करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई एक अनुभव रहा हो आपके साथ? अब देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अब एक डायरेक्टर ने तो नहीं, लेकिन एक बार का वाकया आपको मैं बताता हूँ। एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट है, मशहूर सिंगर थे, उनके लिए मैंने गाना कहा था। तो गाना कहने के बाद बोले भाई यार गाना तो बहुत अच्छा है और चलने वाला भी, बस ना इसमें एक मिसरा है वो बदल देना चाहिए। तो मेरा उनको जवाब था कि आप शायर बदल दो, मिसरा नहीं बदलूंगा। और हर डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की अलग अलग सोच रहती है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग रहती है। तो उस हिसाब से कभी कभी होता भी है कि अपन मेहनत करते हैं, फिर वो जो चीज अपन साल भर लिखने को लगाते हैं वो नहीं चलती, 10 मिनट में जो कहता है वो चल जाती है। जैसे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नाम बनाने में, पहचान बनाने में भी एक संघर्ष होता है या फिर कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आई जाती। इतने जल्दी जैसे सोचो कि एक हिंगन घाट से अगर आप एक सोच लेके आ रहे हैं, एक सिर्फ शायर है, सिर्फ बोलता है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके आज खुद का कारवा खड़ा करना, इसके लिए जो संघर्ष गया होगा आपका, वो भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस हमें बताइए। अभी दरअसल क्या है ना, जब इंडस्ट्री में अपन काम करते हैं, फिलहाल जो भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो वहाँ तो लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि वहाँ अपने जैसे हजारों लाखों है। और अपन सबसे हटके कैसे, क्योंकि क्या है ना, एक तो अगले सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात समझ लो, या अपन सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात समझ लो, या फिर अपनी बात सामने वाले को समझा दो। तो ये गाने का भी उसी तरीके का है। तो अभी अपन घुसपैठी जब करते हैं, घुसपैठी का मानी जब जाना, दरवाजा खटखटा रहा है कि भाई ये गाना है, ये गाने लिखा है कि चांस दीजिए, तो कैसे ना वहाँ टाइम की कुर्बानी, इमोशंस की कुर्बानी, और वो स्ट्रगल भी है। लेकिन कैसे रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो आदमी के पास एक स्ट्रगल स्टोरी रहनी चाहिए कि जो वो बता सके कि मैंने इतनी मेहनत की है। तो ऐसा कोई अनुभव जिससे आपको लगा होगा कि कभी कभी आ ही जाता है ना, स्ट्रगल तो चलता है लेकिन आपकी मंजिल बहुत क्लियर थी इसीलिए वो स्ट्रगल आपने देखा नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे अभी हमारी युवा पीढ़ी है, स्ट्रगल से भग जाती है, या उनके गोल बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या होता है ना कि ये स्ट्रगल से भाग जाने वाले युवा अभी जनरेशन हम जो देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या बताओगे कि जिस समय में आपके साथ भी ऐसा एक मोड़ तो आया ही होगा और आता ही है, क्योंकि सक्सेस इतना बड़ा है तो स्ट्रगल भी उतना बड़ा होगा। तो ऐसा कोई एक पॉइंट या एक मुद्दा जो आपको उस समय में लगा कि यार शायद ये नहीं करता, ये करता तो अच्छा होता, उस वक्त ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने जिंदगी में प्लान भी कभी रखा नहीं है।
और मेरा प्लान ए है, मैं तो पहले से ये सोचता हूँ कि मैं एक तो मंजिल को पाना है या मर जाना है, दो में से एक है। फिर मुझे अगर मंजिल नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। बचपन से ये ख्वाब लेके चलो और दूसरा कुछ भी नहीं। तकलीफें जितनी भी आती है मुझे छोटी लगती है, क्योंकि मैंने जितना बड़ा गोल रखा हो उसको पाने के लिए मेरे को जितनी भी तकलीफ लाइफ में, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा कि मेरे को क्या तकलीफ हुई, स्ट्रगल हुआ है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे जलील भी किया है, अपमानित भी किया है, तकलीफ भी दी है, लेकिन मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अब बस मुझे ये समझना है कि मेरे को ये, जैसे 2025 की मेरी प्लानिंग थी 2020 में, मेरे को 2025 में क्या करना है, 2025 में मेरी प्लानिंग है कि 2030 में मुझे क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। स्ट्रगल तो हर किसी के लिए, अभी तो जिंदगी जीना ही एक खुद एक स्ट्रगल है। यस सर, अच्छा लगता है जब आप अपने गोल को लेके, अपने विजन को लेके इतना क्लियर थे। इस वजह से आज संघर्ष नहीं बताना चाहते, लेकिन ये तो हमें पता चला है कि जो आज कारवां है, तो शेर तो अकेला ही निकला था, तब जाके आज कारवां खड़ा है। लेकिन सर अभी तक जो आपने काम किया है, इसमें जो गाना या फिर शायरी जो भी कुछ है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या रहा है जो आपके लिए बदलाव या फिर लोगों ने उसको ज्यादा प्यार दिया है? सबसे अच्छा काम जो रहता है ना, एक रहता है जिसका ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, वो? देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए हर प्रोजेक्ट, हर एक गाना एक खुद में बड़ा कमाल होता है, और लिखने वाले तो ये चाहता है कि भाई जो गाना मैं लिख रहा हूँ या जो सिंगर रहते हैं, जो मैं गाना गा रहा हूँ, कोई ये समझ के तो नहीं करता कि ये गाना फ्लॉप हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ, या जो सिंगर है वो ये नहीं सोचता कि चलो भाई फ्लॉप देना है इसलिए, फ्लॉप के लिए कोई काम नहीं करता। लेकिन मेरा तजुर्बा खास ये है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट करे हैं उसमें मेरा सबसे, यानी अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा मुकद्दर भी समझता हूँ मैं, कि आपने नाम, ये उनको तो सारी देश दुनिया जानती है, और मास्टर सलीम साहब जिन्होंने कई फिल्मों में गाने दिए, कई लोगों को आवाज दी है। अभी मेरा पाकिस्तान में गाना रिलीज हुआ है, साई मेरे टू, साई हुसैन शाह दरबार का, और इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो आपने जब जो सवाल पूछा कि बॉलीवुड में काम करने के लिए, मैं जिंदगी भर मेरे बड़े भाई राहुल भाई साठे और सागर भाई साठे, इनके एहसानमंद रहूंगा। मुझे वहाँ उंगली पकड़ के उन्होंने बताया है कि भाई, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई है, तो उन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के इंडस्ट्री घुमाया, यानी इस तरीके का काम किया है। तो ये जो साई मेरे टू जो है प्रोजेक्ट, उसका म्यूजिक सागर भाई और राहुल भाई इन्होंने दोनों ने किए है। आपको एक बात बता दो, राहुल भाई साठे ये ऐसा पकड़ लो कि अम्बेडकराइट गाने बजाने का बहुत बड़ा नाम है, और सागर भाई साठे ये तो दोनों का म्यूजिक जो है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अम्बेडकराइट मूवमेंट के अजय अतुल है, और इनके वजह से ये गाना लिखने का मौका, इतना बड़ा गाना लिखने का मौका मुझे आया है। तो साई मेरे टू ये गाना अभी रिलीज हुआ है, साई हुसैन शाह दरबार का, तो वो गाना मेरे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन गाना, और वो गाना रिलीज होने के बाद मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ है। बहुत सर, बहुत ही अच्छा। और हमने भी वो गाने को जब सुना है, मैंने भी सुना उसको, तो सच में लगता है कि एक हमारे ही यहाँ के लोग, यानी ऐसे बड़े बड़े जो काम हम सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि कभी कभी हमारी, वो आपका तो स्ट्रगल है कि आपको वहां तक लेके आए और ये पहचान दिया है। और सर जैसे कि अभी ये सारे आपने तो लिखे हुए गाने हैं, आपको तो एक्सपीरियंस भी है इन सारी चीजों का, लेकिन ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो अब गाने आ रहे हैं, जो उभरते हुए हमारे गीतकार है जो बॉलीवुड के गीतों को लेके आ रहे हैं, तो उन गीतों को लेके आपकी क्या सोच है, और उसके लिए आप अपने तरफ से क्या संदेश दे सकते हैं? अभी देखिए, अभी तो मामला ऐसा है कि अभी जो शायरी की जा रही है, अभी पहले जितनी मयार की शायरी की जा रही है, तो इसमें कसूर में लिखने वालों का, शायरों का भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऑडियंस की टेस्ट बदल गई है, ऑडियंस बदल गई है, उस हिसाब से भी नए लोगों को भी ये शायरी करनी पड़ेगी, शेर कहने पड़ेंगे। लेकिन मैं ऐसा, मेरा एक ही फॉर्मूला, मैं जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, उनको यही बात समझाता हूँ, गाना ऐसा लिखो जो आप आपके माँ के साथ बैठ के गाना सुन सके। बस पूरे ये सवाल के एक ही लाइन में जवाब है। आप आपके माँ के साथ में बैठ के जो गाना सुन नहीं सकते, वो गाना किसी काम का नहीं समझता मैं। बहुत सही सर, यही एक सोच हमारे जनरेशन को चेंज कर सकती है, और ये बहुत ही जरूरी है, हमें भी लगता है। देखिए सर, क्या हो गया, अभी प्रेरणा जो आपको मिली, जिससे आपने काम को शुरुआत की, उसके बाद में आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे एंट्री की और कैसा काम किया वो आपने बताया, लेकिन जो आपकी पहचान है शायरी और आपका व्यक्तिगत जीवन, तो शायरी को लेके मेरा ये क्वेश्चन रहेगा सर कि जो आपकी शायरी होती है वो अक्सर कौन से इमोशनल पे होती है? जैसे कि अपन
लेके जाएगी, कोई थीम होती है उसके लिए या फिर कोई सिचुएशन होती है जब आप शायरी करते हो? हाँ, अभी कैसा है, शायर जो जिंदगी जीता है उसी को शायरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहते हैं तो वो अपनी शायरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। और जो इमोशंस शायर के होते हैं, दुनिया के कई करोड़ों लोगों के होते हैं, तो वो शेर मशहूर भी हो जाता है। और मेरे शायरी का मैं तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें या जनरलाइज कमर्शियल शायरी की अगर बात करते हैं तो मैं तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है या ट्रेंड के हिसाब से जो है लोग जो सुनना चाह रहे हैं उस हिसाब से करता हूँ। और जो मेरे इंटेलेक्चुअल जो गाने हैं, जो अम्बेडकर गाने हैं, या जो इसमें इमोशन की बात नहीं रखता मैं इसमें ये बात समझता हूँ कि अपन रिवोल्यूशन की बात करें, अपन क्रांति की बात करें, उस हिसाब से मैं शायरी करता हूँ। मेरी थीम एक ही रहती है कि कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हो, परिवर्तन हो। तो जैसे अभी तक जो आपने शायरी की जर्नी रखी है, तो अभी तक फिर भी कितनी शायरी आपने किए होंगे? अभी मेरे पास 2500 से 3000 गाने हैं अभी फिलहाल। और ऐसे शायरी अगर देखा जाए तो शायरी तो ये अनगिनत है। अभी तो ऐसा है कि आप सिर्फ मेरी कार को खंगालेंगे तो कम से कम 500 शेर तो आपको कार में मिल जाएंगे। वही, ऐसी कोई एक शायरी जो आपको लगती है कि बहुत मेरे लिए वो अच्छी है या फिर वो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, आपकी खुद की शायरी? मैंने एक बहुत पुराना शेर कहा था, नाकामियों को, ये मैंने मशायरे में भी पढ़ा हुआ दिल्ली में, नाकामियों को नींद का बिस्तर समझ लिया, दुनिया ने मालो जर को मुकद्दर समझ लिया। नाकामियों ने नींद का बिस्तर समझ लिया, दुनिया के मालो जर को मुकद्दर समझ लिया। जब भाइयों में हो गई तकसीम मिलकियत, बेटों ने अपने बाप को नौकर समझ लिया। वाह, क्या बात है सर। जब आपके शब्द और आपकी शायरी जो होती है उसके शब्द बहुत अलग होते हैं, ये शब्द हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो आपने किया है, जो आपने शायरी में जो शब्द यूज करते हैं, ये इसका सब कुछ आपने ही किया है या फिर किसी से आपने वो सीखे? ये आपके खुद के शब्द हैं? ये जो है मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो है मेरे पास जो फन है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीर साहब साहब का है। मेरे पास जो तजुर्बे है, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ मेरे पास है। अगर आप बात देखेंगे तो मेरे उस्ताद मोहतरम नसीर नागपुरी साहब और सरवर जनी साहब, ये दो लोगों का काफी प्रभाव दिखेगा। और ये दो लोगों शायरी के पूरा फन जो है मेरे उस्ताद मोहतरम नसीर नागपुरी साहब ने दिया है। और बाकी जो ट्रेंड के हिसाब से क्या कहना है, नए लोगों के हिसाब से क्या कहना है, और पुराने लोगों के हिसाब से बाबा साहब ने क्या कहना है, उर्दू में क्या कहना है, ये मुझे सरवर जनी साहब ने बताया। और दोनों का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे पीछे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिंदगी भर उनके कर्ज के नीचे दबा रहूंगा। और आखिरी वक्त तक सरवर जानी साहब जो है वो मेरे को नसीहत करते गए कि बेटा क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मेरे उस्ताद मोहतरम तो अभी भी मैं मेरे उस्ताद को तकलीफ देता हूँ, उस्ताद ये परेशानी आई है क्योंकि वो तो मेरे गॉड फादर है, मेरे उस्ताद है। क्या बात है। देखो सर, क्या होता है शायरी करना, शायरी को बोलना, और ऐसा होता है कि कुछ कुछ शायरियां जो आपने सच में बोला है कि जब आप शायरी बोलते हैं तो वो किसी को लगता है कि ये मेरे लिए है। तो ये जो सिचुएशन होती है शायरी को लेके जो क्रिएट करके वो बोलना और वो लोगों तक लेके आना और वो लोगों को लगना कि मेरे लिए है, तो ये बहुत एक इम्पैक्टफुल है हमारे लिए, और वो तो आपकी एक पहचान ही है। उसके बाद सर सबसे मेन मुद्दा है जो मैंने आपके लिए स्पेशली रखा है कि जो आप अम्बेडकरी भीम अनुयायी है, जिनके अभी आप प्रेरणा स्थान बन रहे हैं, जो आपकी सोच है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे उनके गाने आते हैं, जैसे उनकी शायरी आती है, और ऐसे कितने शायर भी है जो अम्बेडकरी शायर बोल के अपने आप को शायरी बना बना के अभी बता रहे हैं, तो इसके लिए आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर तो मैम मैं कम से कम 6 घंटे के पूरा एक सवाल का पूरा जवाब दे सकता हूँ। यस, देखिए मैं शुरुआत से इसका थोड़ा विस्तार से जवाब देता हूँ। आज अपन जिस सरजमी पे खड़े हैं, नागपुर की सरजमी वो सरजमी है जिसने अभी काशीनंद साहब, मधु प्रकाश माटे साहब, छोटे बाबू गिट्टी कदान, ये सब बड़े शायर यहाँ के हुए। यहाँ के शायरों ने वो स्टैंडर्ड अल्फाजों में लाया है, वो मयार लाया है कि जिसकी पूरी सारी दुनिया ने मानी है कि भाई बी काशीनंद साहब कह रहे नाई कर पटना गए, या फिर छोटे बाबू गिट्टी का गाने वो बात करो पैदा तुम अपनी जबानों में। तो ये लोगों ने वो मयार रखा है कि वो मयार आज तक चल रहा है। मगर उसके बाद में क्या हुआ ना कि शायरों की वक्त के हिसाब से तो शायरों की सोच बदलती है, लेकिन परिवर्तन जो है सोसाइटी में परिवर्तन जो इमोशन से नहीं आएगा।
वो अगर तुमको करना है तो तुमको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बात करनी पड़ेगी। हवा में बात करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। लोगों को रुला के और लोगों को इमोशनल बातें बता के, क्योंकि जब जब इमोशनल बातें हुई है, जब जब लोगों को रुलाया गया है, तब सब अपने साथ में धोखा ही हुआ है। तो अभी नए शायरों के कांधे पे भी हमारे, यानी बेसिकली हमारे कांधे पे ये जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को वो परोसे कि जो अपन ने ना प्योर 24 कैरेट अपन ने परोसने को होना। जो बाबा साहब का ख्यालात है वो अपन पोस्टमैन है, अपन ने सिर्फ पहुंचाने का काम करना है। अपन ने उसको डाइल्यूट करके या अपन ने स्वार्थ के हिसाब से शायरों ने लिखना भी बंद करना चाहिए। और जैसे कि अभी जो भीम सॉन्ग बजते हैं, जैसे कि अभी 14 अप्रैल को लेके आपको क्या लगता है कि किस तरीके से 14 अप्रैल यहाँ पे मनाई जाना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं कि 14 अप्रैल के दिन जगह जगह पे डीजे लगता है, जगह जगह पे गाने लगते हैं, और ऐसे गाने होते हैं जिसपे हमारी युवाएं बड़े जश्न के साथ मनाती है। तो क्या वो जो 14 अप्रैल मनाई जाती है वो सही है, या फिर आप उसके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये बात समझने वाला हूँ कि 365 दिनों में एक दिन अगर युवा बाबा साहब के जयंती अपने बाप के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगर ला जाए तो इसमें गैर कुछ भी नहीं है। 200 लेकिन 364 दिन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए उन्होंने काम करना चाहिए। वो सोच रख के बात करनी चाहिए कि हमें बाबा साहब का सपना पूरा करना है। और एक दिन जो नाच रहे थे, वो नाचने में भी खुशी मनाने के भी तरीके होते हैं। वो तरीका कहीं पीछे ना छूट जाए। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये मेरी नसीहत रहेगी कि अपने बाप का जन्मदिन जो है उसी खुशी से, उसी ताकत से मनाया जाए, लेकिन डिसिप्लिन में। जैसे कि अभी ये 14 अप्रैल आ रही है, उसके लिए आपका कोई पर्सनल कुछ आपने कुछ रखा है? 14 अप्रैल के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की है? ये तो बात आप समझ लो कि 2025 में मोस्ट ऑफ द गाने जितने भी गली गली में यहाँ से दिल्ली तक जितने भी गाने बजेंगे 14 अप्रैल में, उसमें जितने भी बड़ी बात से तोबा हिट सुनेंगे, उसमें 90% हिट तो प्रणय सतलज के रहेगी। ये तो बात है। क्या बात और अभी फिलहाल तो कम से कम 6 महीने से तैयारी चालू है। और हम जैसे राहुल भाई हो गए और मैं जो हुआ, तो हम लोग भी ये सोचते हैं, हम एक ख्यालात के लोग हैं, हम ये हमेशा सोचते हैं कि अपना गाना, अगर बाबा साहब का गाना बजता है तो बॉलीवुड के गाने किसी भी गाने से अपना कम नहीं होना चाहिए। राहुल भाई ने अम्बेडकर राइट मूवमेंट में भीम गीतों में एक स्टैंडर्ड वीडियो का चलन जो है वो राहुल साठे साहब का है, और उसको वो बरकरार रखते हैं। और इस बार भी बहुत बड़ा धमाका लेके लास्ट टाइम अपन ने भीमनगर का बच्चा गरम, ये गाना पूरा वर्ल्ड वाइड हिट हुआ है, अमेरिका अदर कंट्री में भी बजा है। लेकिन उसके भी 2 कदम जाके इस बार हम कर रहे हैं, और वो जब गाना आएगा तो अपने तो लोग काफी खुश होंगे, तो जितने भी बाकी लोग हैं मुखालिफत करने वाले, उनके तो 3 दिन तक सोएंगे नहीं। ये तो बात तय है बिल्कुल। क्या बात है सर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन जो 14 अप्रैल जो आ रही है, उसके लिए जो आपने एक अलर्टनेस मैसेज बताया कि जयंती मनानी भी चाहिए, लेकिन कैसे मनाना चाहिए, ये युवाओं के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो सर, अभी तो मैंने तो आपकी जर्नी बस जानने की कोशिश की, लेकिन आपने संघर्ष में जो आई हुई बातें थी, उन बातों को न बताते हुए एक हमें सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक सोच दी है कि हम अपने गोल के लिए कितने और अपने मिशन के लिए कितना डेडिकेटेड रहना हमें चाहिए, वो आपसे हमने तो सीखा है। लेकिन सर, जैसे आपको तो एक सिर्फ शायर, कलाकार, आर्टिस्ट या अलग अलग नाम जो मिले हैं, लेकिन यहाँ से मेरा महत्वपूर्ण ये सवाल है सर कि आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, और अभी जो आने वाले अपकमिंग आपके जो काम है, या फिर अभी कौन से पेंडिंग है या फिर रिलीज है, अपकमिंग है, वो हमें थोड़ा बताइए सर। देखिए, अभी जो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, तो अभी बहुत से बड़े गाने भी कर रहा हूँ मैं, और अभी मैं बॉम्बे में हूँ तो काम करना मुझे थोड़ा आसान हो गया है। और अभी जिस हिसाब से बाबा साहब के गाने कर रहे हैं, उस हिसाब से अपन जनरलाइज कमर्शियल गाने भी करने वाले हैं, और जो सुनेंगे, क्योंकि अभी तो वो बात तो लिख कर नहीं सकते, लेकिन जब भी आप आएंगे तो आपको एक फख्र होगा कि आपका ये छोटा भाई ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा कोई अभी जैसे हमने सुना कि आपका मुकम्मल इश्क ये जो सॉन्ग है वो आने, उसका टीजर तो लॉन्च हो चुका है ना? वो तो मैंने देखा है कि साविब भट्ट के साथ में उसमें आपने लिरिक्स दिए है ना, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, ये मेरे जहन से निकल गई थी बात। साविब भट्ट साहब जो इंडियन आइडल के, जिन्होंने जब तक सांसें चलेगी ये गाना करा है,
उसका मुकम्मल इश्क, जिसमें लिरिक्स तो मेरे हैं लेकिन उस टीजर में मैं भी दिखने वाला, यानी गाने में मैं भी दिखने वाला था, क्योंकि ये समय भाई का फोर्स था कि भाई आपने भी एज ए लिरिसिस्ट को ख्याल दिखना चाहिए। और सलमान अली के साथ में भी अभी मैं गाना कर रहा हूँ, और बाकी और भी लोग हैं जिनके साथ में, लेकिन मजेदार कमर्शियल और बाबा साहब दोनों कर रहा हूँ मैं। तो सर जैसे वो सॉन्ग आपका आया, उसके लिए आपका लुक पहले से था या फिर आपने उसके लिए ये स्पेशल करवाया था, क्योंकि उसमें लुक आपका एकदम परफेक्ट लग रहा है ना सॉन्ग को देखते हुए, इसलिए? अब जो कॉस्ट्यूम जो रखा गया था तो वो तो यानी उसके डायरेक्टर जो मेरा छोटा भाई प्रसन्नजीत फुलकर, बाकमाल डायरेक्टर है और मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसने मुझे ये सब पहनावा जो है, क्योंकि अपन तो शायरी करने वाले एक्टर तो है नहीं, तो वो गाने के फील के हिसाब से हमने उसको कॉस्ट्यूम को डिसाइड किया था। अच्छा, फिर भी क्या एक्सपीरियंस रहा इस सॉन्ग का आपका? गाना जिस दिन रिलीज हो जाएगा वायरल है, और इसी रूह का गाना, जब भीड़ भाड़ में सब नचनिया गाने आ रहे, तो एक सुकून शांति का जो अपना जॉनर है इंडियन म्यूजिक का, वो उसमें रखने का, उसका भी म्यूजिक जो है राहुल भाई सागर भाई साठे ने किया है, और गाया समय भाई ने है, और डायरेक्शन जो है मेरे छोटा भाई प्रसन्नजीत फुलकर का, मैंने शायरी की कोशिश किया उसमें, और वो जब भी आएगा तो सभी को पसंद आएगा, ऐसा प्रोजेक्ट है। क्या बात है सर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सॉन्ग आया है, एक बार आप लोग भी सुने और इन्हें फॉलो कीजिए कि जो सॉन्ग रहते हैं, जो गीत रहते हैं, उस गीत का महत्व, उस गीत के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। ये मैंने आपकी शायरिया और आपके जब मैं गाने पे जब सुनती हूँ ना, तो एक एक शब्द में बहुत कोशिश करती हूँ जानने की, क्योंकि आपके हर एक शब्द में कुछ एक अलग महत्व होता है। मैं बहुत सर्च करती हूँ, तो सर सच में वो भी एक लुक के वॉइस, वो गाना भी बहुत अच्छा लगा और उसका थीम भी बहुत अच्छा है, मुकम्मल इश्क। तो ऑल द बेस्ट सर उसके लिए। अगर मौका मिलता है अगर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का, तो अभी आपको क्या लगता है कि किसके साथ आपको काम करना चाहिए? देखिए, मुझे मेरा ख्वाब तो यही है कि मुझे अजंतुल सर के साथ में काम करना है, क्योंकि महबूब म्यूजिक डायरेक्टर है वो, और डायरेक्शन के बारे में अगर बोलेंगे तो भी संजय लीला बंसाली साहब हो गए, या फिर अनुराग कश्यप साहब हो गए, इन लोगों के साथ काम करना मेरा ख्वाब है। क्या बात है। तो सर देखो, ये तो थी आपकी जर्नी, और मेरा ये था कि इस मुलाकात को मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो एक एक्टर होता है, लेकिन एक्टर से अलग अगर शायर, वही राइटर, और वही एक इंसान अगर किसी के जीवन के बारे में लिखता है, लोगों के बारे में लिखता है, ऐसे शख्सियत को मिला है कि वो शख्सियत से हम क्या नहीं सीख सकते। क्योंकि एक शायर को वैसा परफेक्शन में रहना होता है, हर शब्द में उनके शब्द उनके मुंह से निकलने वाले बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जर्नी तो मैंने आपकी इन लोगों के पास लेके आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपके प्रेरणा स्थान है वो तो आपकी इस इंडस्ट्री के लिए थे, लेकिन जो आपकी ये जर्नी चली, जहां से आपने शुरुआत की, और शुरुआत होती है हमारे घर से, तो आज जो मैंने आपकी पूरी जीवन शैली देखी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहना चाहिए कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा, या फिर आप इस प्रोफेशन में आए, या फिर आपने अलग प्रोफेशन लिया, इसके लिए घर से आपको कैसा रिस्पॉन्स था? ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट अगर सक्सेसफुल अगर होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले उसको मोरली सपोर्ट जो मिलता है वो उनके घर से मिलता है, और मुझे वो सपोर्ट मिला है। आज प्रणय सतलज दुनिया के सामने जो खड़ा है, उसमें मेरे फैमिली के जैसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सपोर्ट करने वाले होंगे। तो मेरे फादर जो थे टीचर थे, और उनका इंतकाल 2016 में हुआ। मेरे फैमिली में मेरा छोटा भाई है और मेरी माँ है। आप यकीन माने कि मैं तो ऐसा हो कि नागपुर शहर नागपुर में रहने के बाद 2-2, 3-3 दिन घर नहीं जा पाता। मेरी माँ उनकी तबीयत बड़ी सी डामाडोल रहती है। मैं मेरे घर माँ को टाइम नहीं दे पाता, घर में बैठ नहीं पाता, उनके साथ बात नहीं कर पाता, क्योंकि कंटिन्यू इस शहर में कभी उस शहर में। ये प्रोजेक्ट के लिए मेरे को यहाँ रुकना है, रात भर रिकॉर्डिंग है, शोज है, उसकी वजह से माँ के साथ में नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि मेरी माँ ठीक है तुम जाकर आओ, यानी शो करके आओ या अपना काम करो। और मेरे छोटे भाई के बारे में तो मैं तो उसको छोटा भाई नहीं समझता, मैं उसको बड़ा भाई समझता हूँ। मैं बड़ा भाई इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो भले ही, एक मेरा शेर भी है, छोटा भाई पर मुझसे बड़ा है जो मुसीबत में मेरे साथ में खड़ा है। तो मेरा छोटा भाई जो है, वो जो बड़ा भाई इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी तक मालूम नहीं कि मेरे घर में चावल कितना है,
तिल क्या रुपए, मैं कभी गया ही नहीं, और मेरे भाई ने कभी मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया कि भाई अपने घर में ये परेशानी है, क्योंकि वो इतना मैच्योर है और इतना सपोर्ट मुझे करता है। उस बात का मुझे अभिमान है कि वो मेरा भाई है, मुझे फख्र है कि मेरा डॉक्टर प्रबोध खोब्रागड़े मेरा भाई है, क्योंकि वो मुझे कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता कि घर की जिम्मेदारियां का मेरे को फील नहीं करवाता है। इस वजह से मैं बाहर रह पा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और ये सक्सेस का उसमें एक और नाम, बड़ा नाम जो है प्रसन्नजीत का है। ये प्रसन्नजीत जो है, ये डॉक्टर साहब और प्रसन्नजीत, ये दोनों भाइयों ने मेरा वो कष्टी संभाली है कि मुझे छोड़ दिया है कि आप सिर्फ काम करो, आप सिर्फ शायरी करो, बाकी जो है सब मैं करूंगा। प्रसन्नजीत जो है, और अगर मेरी जिंदगी के ऊपर किताब अगर किसी को लिखना है तो प्रसन्नजीत लिख सकता है, मैं हर किसी को बोलता हूँ। और प्रसन्नजीत जितना भी बाहर के कमर्शियल शोज है ये जो है, तो वो उसके ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, भाई जो बोलेंगे वो हम फॉलो करते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे उस्ताद का है, और बाकी लोग, मेरी टीम है पूरी, जिसमें ये अभी मेरी एक म्यूजिक कंपनी भी है, ब्लैक पेन बाय सतलज, जिसके अंडर में मैं काफी शोज और गाने भी अभी आएंगे 2025 और 26 में। तो मेरी टीम जो है, जैसे कि यानी हमारा एक पूरी मेजोरिटी है, तो उन लोगों का एक ये है कि उन लोगों का सपोर्ट की वजह से ऐसे बाबा हम संभाल लेते हैं, आप सिर्फ काम करो। इन लोगों का मैं जिंदगी भर एहसान उन लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूंगा, क्योंकि इनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। क्या बात है। और सर सच में जरूरी होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ हमारे एक कला को लोगों को समझना, क्योंकि जिस घर पे अगर एक अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं तो उनका बच्चा अगर शायरी करेगा तो ये एक निगेटिविटी घर से भी मिलती है, लेकिन आप में जो कला है उस कला को घर वालों ने पहचाना, ये सबसे बड़ी बात है। और पहचाना ही नहीं और सपोर्ट कर रहे, एक बड़ा भाई यानी घर का पिलर होता है ना, सबसे जरूरी बात तो वो है कि आपको छोड़ रहे हैं और आपका घर पे कम और बाहर ज्यादा रहते हुए इतना सपोर्ट करना, यानी सच में काबिले तारीफ है कि एक सक्सेस की सीढ़ी तो वहीं से आपको मिली है कि उनका पुश करना और उनका सपोर्ट करना ही आपके लिए ये एक पॉजिटिव है। तो ये तो प्रणय सतलज सर थे, उनके लिए क्या ही बोलना, वो तो शायरी, गीत और शब्दों के तो मशहूर खिलाड़ी है। फिर भी हर शेर उनका एक नया अफसाना लगता है, हर सुर में जैसे कोई तराना रहता है। लिखते भी खुद है, गाते भी खुद है, उनकी पहचान अब जमाना कहता है, जमाना कहता है। ये पहचान तो हम लोगों ने नहीं, उन्होंने खुद बनाई है, और ये तो मैं नहीं, ये खुद उनकी पहचान अब जमाने के साथ कहते हैं। शेर जब तेरी लबों से बह जाते हैं, शेर जब तेरी लबों से बह जाते हैं, सुनने वाले खोकर रह जाते हैं। शेर जब तेरी लबों से बहते हैं, सुनने वाले खोकर रह जाते हैं। हर एक गीत से जादू सा बुनते हो, हर एक गीत से जादू सा बुनते हो, जो एक बार सुने तो तुम्हारे ही बन जाते हैं। और आई होप कि आज हमारे दर्शकों को हमने जिसकी मुलाकात करवाई है, ऐसी खास शख्सियत, वो खास तो है ये मैंने बोला था, लेकिन जिनकी जीवन शैली से आज हमको इतना प्रभावित मैसेज मिला है। एक हम अगर दिनचर्या में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी की जीवन में अगर शायर या एक एक्टर या अपनी अलग कला को पहचान देना चाहते हैं, तो एक ऐसा इंस्पिरेशन आज हमारे सामने था। तो आई होप कि जिन्होंने हर दुनिया को अपना बनाया है, तो उनके गीतों, उनकी शायरियों ने भी आपको भी जरूर प्रफुल्लित किया होगा। तो मैं भी यही चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके पेज को फॉलो करें, उनके सारे गानों को सुने और उन्हें भी सब्सक्राइब करें। ऐसी एक युवा पीढ़ी के लिए वो मैसेज दे रहे कि उनकी उम्र सिर्फ 28 साल है, ना जाने कितनी शायरियां उन्होंने की, ना जाने कितने गीतों को उन्होंने लिखा है, और उन्होंने तो बता भी दिया है कि 14 अप्रैल को उनके इतने गाने हर गली में बजेंगे, उनमें तो 90% उनका नाम रहेगा। तो ये ऐसे दिग्गज हमारे नागपुर के हैं जो यहाँ से निकल कर कहीं जाकर उभर रहे हैं, तो एक हमारे लिए अलग ही प्रेरणा उनसे हमें मिलती है। फिर से मिलेंगे ऐसी ही मुलाकात के साथ। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय, जो आपका बिजी शेड्यूल था 14 अप्रैल को लेके, फिर भी आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए शुक्रिया सर आपका। ऐसी ही खास मुलाकात के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक बने रहिए पुलिस टाइम न्यूज़ नागपुर।